मेरे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास की हम कर रहे थे। इसके 3 सवाल मैं समझा चुका हूँ पहले ही। उन 3 सवालों को समझाने के साथ साथ मैंने तुम्हें ये बताया कि इस प्रश्नावली में केवल 2 ही तरीके के सम आएंगे। पहला तरीका जो हमारा सूत्र है ए एन ज्ञात करने का, nवां पद ज्ञात करने का, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। ये 4 चर हैं, ए एन, ए एन और डी। इन 4 चरों में से कोई 3 चर हमें दिए होंगे, एक चर हमसे पूछा गया होगा। सवाल नंबर 1 इस प्रश्नावली का ऐसा ही है। और भी बहुत से सम इसी तरीके पे आधारित आएंगे, सवाल नंबर 1 के पैटर्न पे। दूसरा पैटर्न मैं तुम्हें बता देता हूं। दूसरा पैटर्न ये था कि हमें 2 समीकरण दिए जाएंगे, 2 पद दे दिए जाएंगे। उस एपी के 2 पदों से 2 समीकरण आएंगे। 2 पद हमें दे रखे होंगे, जैसे सवाल नंबर 3 है इसी प्रश्नावली का। हमें 2 पद दिए, 2 पदों से हमें प्राप्त होंगे 2 समीकरण। और 2 समीकरण अगर हमारे पास हैं 2 चर वाले, तो हम उन्हें हल करके दोनों चरों का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो चर होंगे ए और डी। ए और डी मुझे ज्ञात हो गए तो मैं पूरी एपी ज्ञात कर सकता हूं, या जो भी मुझसे उस प्रश्न में पूछा गया है मैं वो काम कर सकता हूं। ये जो तरीका है ये प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 3 में प्रयोग हुआ है। ये 1 में मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूं। आगे भी सभी सवालों में यही आएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हमारा कुछ टाइम बच जाए। जैसे चौथा सवाल है, चौथे प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, ये है भाई अपना चौथा सवाल। एपी दे रखी है हमें 3, 8, 13, 18 आगे चलती जा रही है। इसका कौन सा पद 78 है। हमने बस ये समझना है कि ये इन 2 में से कौन सी प्रकार का है और उसी प्रकार से उसे हल कर देना है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, किसी भी सवाल में नहीं आएगी आगे। इस सवाल में मुझे जो दे रखा है मुझे ये समझना है उसमें से कि हमें क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है। मुझे एपी दे दी। एपी देने का क्या अर्थ है, ए तो स्पष्ट रूप से मुझे दे दिया, यहां ए बराबर 3। एपी देने का दूसरा अर्थ ये भी है कि मैं डी भी ज्ञात कर सकता हूं। डी भी मुझे समझ लो दिया हुआ है, 8 घटा में 3 यानी कि 5। ए दिया है, डी दिया है, और 78 क्या है ये है ए एन। यही हमें पहचानना है रकम को देख के कि हमें क्या क्या दिया गया है, और हमें ज्ञात क्या करना है, इसका कौन सा पद 78 है। कौन सा का मतलब एन मुझे ज्ञात करना है, कितनेवां पद एन है। हो गया कौन से सवाल जैसा, पहले सवाल जैसा। इस समीकरण के मुझे 3 चर दिए हुए हैं, एक ज्ञात करना है। तीनों के मान रखो। पहले सवाल के किसी न किसी एक भाग से ये संबंधित जरूर मिलेगा। उसमें हमें हर तरह की चीजें सिखा दी थी कि ए कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है, ए एन और एन सभी भागों के ऊपर, सभी तरीकों के ऊपर एक एक सवाल उसमें दे रखा था प्रश्न नंबर 1 में। तो अपने आप ये सम करना है। हिंट मैंने दे दिया है, हमने एन ज्ञात करना है। एक बात और बता दूं एन के बारे में, किसी भी एपी का एन ऋणात्मक नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता और भिन्न में नहीं हो सकता। यानी कि ये सदैव एक प्राकृत संख्या मिलेगी। प्राकृत संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमें ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी एपी का पद या तो कोई पहला पद होगा उसमें, या दूसरा पद होगा, या तीसरा पद होगा। 1.5वां पद एपी में हो नहीं सकता, 2.5वां पद नहीं हो सकता। पहले पद के बाद सीधा दूसरा पद आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि n जो है वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, कभी भी वो दशमलव रूप में नहीं हो सकता। 1.1 पद नहीं होता, पहला पद होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, 0वां पद नहीं होगा। 0वां पद कौन सा होगा, किसी एपी का जो एक भी पद है वो पहला ही पद है। 0वां पद नहीं होगा, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता। n केवल और केवल नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या ही हो सकता है। अगला सवाल, 5वें सवाल का भी मैं हिंट दे देता हूं। मैं वही सवाल समझाऊंगा जो मुझे लगेगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, जिसे समझाने की जरूरत है, अन्यथा मैं हिंट दे रहा हूं। प्रश्न नंबर 4 का हो गया। प्रश्न नंबर 5 का देख लो हिंट। ये मेरा 5th सम है। निम्न एपी में से प्रत्येक में कितने पद हैं।
ये एपी रखी है हमें, मैंने सीधा भाग 2 लिया है। इसका रकम भी मैंने अपने तरफ से शॉर्टकट में लिख दी है थोड़ी सी, प्रश्न लेकिन यही है। दूसरा भाग मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये पहले से थोड़ा सा ज़्यादा कठिन लगता है बच्चों को। इसमें हमें क्या दे रखा है, बस हमने यही पहचानना है। यहाँ ए बराबर दे रखा है हमें, ए स्पष्ट रूप से दे रखा है। डी भी अगर हमें एपी दे रखी है तो इसका मतलब डी हमें दे रखा है। हमने सिर्फ वो निकालना है, एक लाइन में वो ज्ञात हो जाएगा। किसी भी एक पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो, चाहे तो 15.5 में से 18 घटा दो या 13 में से 15.5 घटा दो, जो तुम्हें आसान लगे वो घटा दो। तेरह छोटा होता है 15.5 से, उत्तर आएगा मेरा ऋणात्मक और माइनस के 2 सही 1/2, 2.5 आ जाएगा। मैं कॉमन सेंस से घटा रहा हूँ। 13 और 15.5 भिन्न बना के इन दोनों की वैसे भी घटा सकते हो प्रॉपर अपने गणित के तरीके से, आएगा 2.5 या हम ये कह सकते हैं कि माइनस के 5/2। ये मेरा डी हो गया। और क्या दे रखा है मुझे, अंतिम पद दे रखा है, ये पद दे रखा है। और मुझे क्या पूछ रखा है कि कितने पद हैं इसमें, कितने का मतलब तो n होगा, n मुझे ज्ञात करना है। ये जो दे रखा है ये क्या है, an, क्योंकि n पद है। मान लो इसमें 100 पद है तो ये 100वां ही पद मुझे दे दिया। मैं ये देख लूंगा ये कितनेवां पद है, उससे पता चल जाएगा एपी में कितने पद हैं। ये जो अंतिम पद है इसके बाद आगे डैश डैश नहीं है, इसका मतलब ये लास्ट पद है, ये एक परिमित एपी है, ये इसका अंतिम पद है। तो मैं ये देख लूंगा ये कितनेवां पद है, जितनेवां पद ये है इसका मतलब एपी में उतने ही पद हैं। तो मुझे काम वही करना है, मुझे n ज्ञात करना है बस। ए डी ए एन ही चौथे प्रश्न में दे रखे हैं, यही 5वें के दोनों भागों में दे रखे हैं। दोनों भागों में ए डी ए एन की सहायता से n ज्ञात करना है हमें। ठीक है भाई। छठा प्रश्न मैं समझा रहा हूं, छठे प्रश्न को देखो कैसे हो। छठा जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये मैं खुद समझा रहा हूं। देखो क्या दे रखा है, ये एक एपी दे रखी है। पूछता है क्या इसका एक पद माइनस के 150 है, क्या इस एपी को आगे बढ़ाने पे कहीं पे माइनस के 150 आएगा? आएगा तो क्यों, नहीं आएगा तो क्यों, क्यों और पूछ रखा है इसने। हम देखते हैं कि अगर ये इसका कोई पद है तो ये कितनेवां पद है, यानी कि ए और डी तो जब एपी मुझे दे दी यहीं से ज्ञात हो जाएगा। ए एन मैं इसे लूंगा और एन ज्ञात करने की कोशिश करता हूं। यहां एपी बराबर है 11, 8, 5, 2। एक बात मैं रिवाइज करना चाहूंगा बातों बातों में। यहाँ पे एपी देखो घट रही है या बढ़ रही है, घट रही है। जब घटती हुई एपी हो तो मैंने डी के बारे में एक सिंपल सी बात तुम्हें बताई थी कि डी कैसा होगा, हम यहीं से पहचान सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, जब एपी घट रही हो तो डी हमेशा नेगेटिव होगा। इसका निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, डी ऋणात्मक ही आएगा। जब एपी मुझे दे रखी तो ए पता है, पहला पद ए है, डी क्या होगा, किसी एक पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो। 8 में से 11 घटेंगे माइनस के 3। इनको नोटबुक में पूरा लिखना है। प्रथम पद ए बराबर 11, सार्व अंतर डी बराबर, ऐसे लिखना है, सार्व अंतर, चाहे डी ब्रैकेट में लिख दो या बराबर में लिख दो, सार्व अंतर डी बराबर है इतना। ए से पहले लिखना है प्रथम पद, ए और डी आ गया मेरा। ए एन जो मुझे दे रखा है वो कितना दे रखा है, माइनस के 150। हम ज्ञात करेंगे एन को। किस टाइप का सम बन गया ये, इस टाइप का सम बन गया। सभी सम इन दोनों में से किसी एक प्रकार के जरूर बनेंगे, बार बार कह रहा हूं। ये इस टाइप का बन गया, इसलिए मैंने उन्हें मिटोया नहीं था ताकि हम बार बार उनका रेफरेंस देख सकें। जो छठा प्रश्न है वो पहले जैसा है, फिर हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब लिखो, या ये भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ए एन बराबर है इसके। अब सबके मान रख दो, जिसका नहीं पता उसको छोड़ के, यानी कि जिसका ज्ञात करना है उसको छोड़ के, एन ज्ञात करना है, एन को छोड़ के सभी का मान रख दो। ए एन है माइनस के 150 बराबर ए कितना है भाई 11, जमा में
n मुझे ज्ञात करना है, इनटू में d कितना है -3। इन संख्याओं को इधर उधर ले जाने के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि हम पहले 11 को इधर लेके आएंगे, क्योंकि ये बाकी बची हुई पूरी संख्या के साथ जमा में है। -3 इधर पहले नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी है हम किसे भी लेके आएँ, पहले उसको भी ला सकते हैं, नहीं, उसे अभी नहीं ला सकते, इस तरह गलत हो जाएगा सम। 11 जो जमा का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n-1 सारे के गुना में -3 इम्प्लाइज -150 और -11 -161 हो जाता है। दोनों माइनस किए तो जुड़ जाएंगी, 150 और 11 161, दोनों संख्या ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक आएगी, बराबर है n-1 इंटू में -3। आगे चलते हैं, इम्प्लाइज अब मैं -3 को इधर ला सकता हूं, क्योंकि ये बची हुई सारी संख्या के साथ अब ये गुणा में है तो ये इधर आ जाएगा। -161 जो हमारा -3 है वो गुणा में है तो इधर आके वो भाग में यानी कि बटे में आ जाएगा, -3 बराबर है n-1 इम्प्लाइज। मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि अब मैं अपने को लिखने में और समझने में सुविधा हो जाए। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 161/3, 161 3 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, नहीं तो मैं इसे भाग करके लिख देता, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ये -1 जो है उसको भी उधर ले जाते हैं, n का पूरा मान ज्ञात करता हूं मैं, 161/3 जमा में 1, ये बराबर क्या आ जाएगा 100, इसके बटे में कुछ भी नहीं है। यहां पे मैं तुम्हें सिखा देता हूं भिन्न से हमने कैसे करना है। भिन्नों की योग अगर किसी को नहीं आती, हम हरों का लघुत्तम लेंगे, 3 का और 1 का लघुत्तम 3, इस 3 को 3 से भाग किया, फिर हम लघुत्तम को हर से भाग करते हैं, भागफल की अंश से गुणा करते हैं। 3 और 1 का लघुत्तम 3 है, 3 को 3 से भाग किया 1 पे गया, 1 की गुणा 161 से होके 161 ही आ जाएगा यहाँ पे। फिर आगे जमा है तो जमा, फिर 3 को इस हर से भाग करेंगे, ये हर 1 है, 3 को 1 से भाग करेंगे, 3 पे ही भाग जाएगा, भागफल आ गया 3, भागफल की इस अंश से गुणा होगी, 3 गुना में 1 3, 161 जमा में 3 164 बटे में 3, ये क्या आया भाई मेरा n आ गया, n मेरा 164/3, 164 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। इसको जांचने के लिए मैं अंकों का योग भी दे सकता हूँ, 6 4 10 और 1 11, 11 3 से भाग नहीं होता, तो इसका मतलब 164 भी 3 से भाग नहीं होता। ये भिन्न में आएगा, अगर मैं इसे मिश्रित भिन्न में लिखूं, कैसे लिखूंगा, 3 पंजे 15 बच गया 1, फिर 4 उतारने के बाद 14 हो गया, 3 चौके 12, 54 सही 2/3। मैंने आज ही तुम्हें एक बात बताई थी कि n का मान प्राकृत संख्या ही होगा, भिन्न में नहीं हो सकता। ये 54 सही 2/3वां पद आ रहा है -150 इस एपी का, और इतनेवां पद एपी में होगा नहीं। एपी में या तो 54वां पद होगा या फिर उसके बाद सीधा 55वां पद आएगा। 54 सही 2/3वां पद एपी में नहीं आएगा, यानी कि ये पद इस एपी में नहीं आएगा। क्यों का उत्तर हम एक लाइन में दे देंगे कि क्योंकि n एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः क्योंकि n एक प्राकृत संख्या नहीं है। चलो ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं, अतः -150 इस एपी का कोई पद नहीं है। प्रश्न नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये किस टाइप का सम हो गया, क्लियरली ये इस टाइप का सम हो गया। हमें 2 पद दे रखे हैं, 2 पदों से हम 2 समीकरण बनाएंगे और उसके बाद जो पूछ रखा है उसका हल ज्ञात कर लेंगे। क्या दे रखा है हमें, ये कैसा प्रश्न जैसा है तीसरे प्रश्न में हमें 2 पद दे रखे थे, हमने सब कुछ ज्ञात कर लिया था, ऐसे ही यहाँ है। अब ये 11वां पद 38 है, इसका क्या अर्थ है,
स्टेटमेंट तुमने लिखनी है पूरी बना के, मैं सिर्फ तुम्हें प्रश्न समझा रहा हूं। 11वां पद 38 होने का मतलब a प्लस 11वें पद को हम क्या लिखते हैं, a 11 बराबर क्या होगा, a जमा में 10d। पहली वीडियो देखो ध्यान से कैसे समझाया था मैंने। a प्लस 10d बराबर है किसके, 38 के। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। और 16वां पद यानी कि a 16, ये किसके बराबर होता है, a प्लस में 15d। a प्लस n माइनस 1d होता है ना अपना, एक कम होता है। तो ये 11वां पद है तो 10d आएगा, 16वां पद है तो 15d आएगा। बस यही ध्यान रखना है, a जमा में आएगा दोनों के। ये बराबर है हमारे पास 73। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और जैसे बार बार कह रहा हूं, 2 समीकरण हो गए, 2 चर वाले 2 समीकरण। इन्हें हम जो हमने विधियां सीखी हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की, अनेक विधियां सीखी हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, ग्राफीय विधि भी सीखी है। उनमें से हम किसी भी उपयुक्त विधि को प्रयोग करके इसे हल कर सकते हैं। सबसे उपयुक्त यहां पे विलोपन रहेगी, क्योंकि एक चर पहले से ही बिल्कुल समान है, घटाते ही एक चर a जो है वो कट जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक समान है दोनों में। तो हमारे पास आसानी से हल आ जाएगा। इस समीकरण में से घटाओ, d का मान आ जाएगा। d का मान किसी भी समीकरण में रख के a का मान आएगा। a और d जब हमें दोनों ज्ञात हो गए, उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, 31वां पद यानी कि a 31 यानी कि a जमा में 30d हमसे पूछा गया है। a और d का मान ही रखना है, कुछ नहीं बचता बाकी। a और d का मान ये है, इन दोनों को हल करके ज्ञात करो और इसमें रख दो, हमारा 7वां प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, ये है भाई अपना प्रश्न नंबर 8। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्लियरली हमें इसमें भी क्या दे रखा है, 2 पद दे रखे हैं। इस तरह का सवाल है ये। 2 पद कौन कौन से दिए, तीसरा पद 12 है, तीसरे पद का मतलब a जमा 2d बराबर कितना दे रखा है, 12। तो ये आ गया 12, समीकरण नंबर 1 आ गया। और हमें दे रखा है अंतिम पद 106, लेकिन इसने शुरू में क्या कहा, 50 पद है, यानी कि 50वां पद अंतिम पद होगा। ये जो पद है 106, ये 50वां पद है। 50वें पद को हम क्या लिखेंगे, a जमा में 49d, ये बराबर आ गया 106, समीकरण नंबर 2। 2 चर वाले 2 समीकरण हैं, दोनों को हल करके मैं a और d, चर इस बार हमारे पास a और d है, a और d का मान ज्ञात कर लूंगा। और फिर हमसे जो पूछा गया, जैसे 29वां पद पूछा है, तो a 29 यानी कि a जमा में 28d मैं ज्ञात करके दिखा दूंगा क्या आएगा। सिर्फ मैंने a और d के मान रखने हैं। 29वां पद है तो ये 28 तो हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा। a और d के मान हम इन दोनों समीकरणों को हल करके ज्ञात करके इसमें रख देंगे। 8वां प्रश्न भी हल हो जाएगा। ये पूरा हल करके भी दिखाऊंगा मैं, उस सम में दिखाऊंगा जो मुझे लगेगा कि थोड़ा सा कठिन है। ये बिल्कुल सरल है, एक ही तरह के प्रश्न है सारे, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। 8वां प्रश्न हम ऐसे कर लेंगे। 9वें प्रश्न पे आते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। फिर से वही तरीका, दूसरे नंबर का तरीका अपना। 2 पद मुझे दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, एक पद दे रखा है मुझे तीसरा पद जो कि 4 है, यानी कि a जमा में 2d बराबर है 4, और ये समीकरण 1 हो जाएगा। और क्या दे रखा है मुझे, 9वां पद, 9वां पद है -8। 9वें पद को हम लिखते हैं a जमा में 8d, ये बराबर हो गया -8 के, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके मैंने a और d के मान ज्ञात करने हैं, बिल्कुल हर बार हम जैसे कर रहे हैं। और फिर उनकी सहायता से मुझे इस बार क्या ज्ञात करना है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। मुझे एक पर्टिकुलर पद नहीं ज्ञात करना है इस बार मुझे n ज्ञात करना है, कितनेवां पद शून्य होगा। तो a और d ज्ञात होने के बाद मुझे an दे रखा है। अब a और d तो हमारे यहां से मिलेंगे, हमें इन दोनों को हल करना है। ad ज्ञात हो गए और an जो है वो शून्य है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हमारा पहले वाला सूत्र। इनसे अलग कुछ होना ही नहीं प्रयोग इनमें। तो इस सूत्र में अब मैं इन तीनों के मान रखूंगा, a के, d का और an का। an की जगह रखूंगा 0, a जो मेरा यहाँ से ज्ञात होगा वो रखना है, प्लस में n मैंने ज्ञात करना है तो मैं n को n ही लिखूंगा, और d जो मेरा यहाँ से ज्ञात होगा वो रखना है, और n का मान मैंने ज्ञात कर लेना। अब ये पहले सवाल जैसा बन जाएगा। a और d ज्ञात होने के बाद हम an हमें 0 दे रखा है, n मैंने अब फाइनल जो मेरा उत्तर होगा वो n का होगा। n ज्ञात करना है मैंने प्रश्न में, तो मैं इस तरीके में
पहले सूत्र के अनुसार ज्ञात कर लूँगा। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। जो सवाल मैं पूरे नहीं समझा रहा, जिनमें मैं केवल हिंट दे रहा हूं, अगर किसी भी विद्यार्थी का वो सम पूरा नहीं हो पाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझसे वो पूछ लो, मैं उसकी पूरी वीडियो बना के भेज दूँ या जैसे भी हो सकेगा उसकी हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे बताओ जरूर। मुझे नहीं लगता कि इसमें आगे कुछ कराने की जरूरत है, इतना हिंट काफ़ी है। प्रश्न नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। फिर से 2 पदों की बात है, दूसरे तरीके से संबंधित है ये, लेकिन ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसलिए ये मैं पूरा समझा देता हूँ। देखो क्या करना है हमने, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ 17वां पद A17 बराबर क्या होगा, A जमा में 16D कितना दीर्घ है। 17वां पद है तो A जमा 16D आएगा। मेरे ख्याल से ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी अब तो। वो कितना है, वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो एक बार इसे तो इतना ही लिखो, केवल 17वां पद A जमा 16D कोमा, और A कितने पद से, 10वें पद से। A10 क्या आएगा हमारा, A जमा में 9D। प्रश्नानुसार, इसने खुद ही प्रश्न को बहुत आसान बना दिया। प्रश्नानुसार 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। A17 घटा A10, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है। अगर मैं 17 में से 10वां पद घटा दूं तो 7 आना चाहिए, 7 अधिक है, बराबर है 7। इम्प्लाइज A17 का मान रख दो, A जमा में 16D, और घटा में A10 का मान होगा A जमा में 9D, और ये बराबर है 7। इससे आगे हम यहाँ हल करते हैं प्रश्न को। A जमा 16D इम्प्लाइज A जमा 16D घटा में A, बाहर घटा है, अंदर दोनों जमा के घटा हो जाएगा, क्योंकि घटा की जमा से गुना घटा हो जाती है। घटा का A घटा के 9D, घटा के 9D बराबर है किसके भी, 7। इम्प्लाइज जमा का A और घटा का A मिलके क्या हो जाएगा, 0। ये तो कट गया। जो काम हम 2 समीकरण बना के उन्हें हल करते थे जिस तरीके से, वो हमें इस बार पहले इसने खुद ने ही करके दे रखा है। 16D घटा 9D, 16D में से 9D घट जाएंगे तो जमा के 7D बचेंगे, क्योंकि जमा के 16D ज़्यादा है तो जमा वाला ही उत्तर आएगा, जमा के 7D बराबर है 7। इम्प्लाइज D बराबर क्या आएगा भाई, इस 7 को जो D के गुणा में है मैं उधर ले जाऊंगा, वो उधर जो 7 है इसके बटे में आ जाएगा, 7/7। 7/7 हम जानते हैं कि 1 होता है, 7 से 7 1 पे कट जाएगा, D बराबर आ गया 1। मुझे क्या ज्ञात करना था, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। D सार्व अंतर ही होता है, तो अतः सार्व अंतर बराबर है 1। ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल उत्तर है। इस वीडियो में मैंने 10 तक प्रश्न तुम्हें समझा दिए हैं, कुछ एक का मैंने हिंट दिया है, कुछ एक मैंने पूरे निकाल के दिखाए हैं। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, हिंट दिए हुआ सवाल पूरा नहीं कर पाते हो, तो मुझसे कमेंट डाल के या व्हाट्सएप पे भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।